हेलो एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे यूपी टेट के फ्री बैच में भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी टेट का जो सिलेबस है इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और मैं आपको सीडीपी का सबसे पहले बैच लेकर चलूँगी। तो सीडीपी के जितने भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक हैं, हम उसको आज आपको सभी को बताएंगे। और कल आपका 4 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इस बैच से, और ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगी आपकी। टॉपिक वाइज हम आपको कराएंगे, और उसके बाद आपको टॉपिक कराने के बाद उस टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीडीपी का देख लेंगे कि सीडीपी में क्या क्या सिलेबस है। पहले हम आपको बता देते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट में, और सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं, और टोटल मार्क्स कितना होता है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो सीडीपी का पोर्शन आपका है, सीडीपी में आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, और सीडीपी में क्या क्या चैप्टर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट आपका ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। इस पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और इसमें देखिए आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये आप सभी जान लीजिए, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। पहला आपका सीडीपी, दूसरा ईवीएस, तीसरा आपका हो जाएगा मैथ, चौथा आपका हो गया इंग्लिश, पांचवा आपका हो गया आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके देख लेते हैं, कलर आपका थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, और ईवीएस। और इसमें जितने भी हैं ये सारे, हिंदी आपकी 30 नंबर की आती है, इंग्लिश 30 नंबर की आती है, सीडीपी 30 नंबर की आती है, मैथ आपका 30 नंबर का आता है, और ईवीएस भी आपका 30 नंबर का आता है। और ये जो इंग्लिश है इसमें आपका ऑप्शनल होता है, इंग्लिश की जगह आप संस्कृत ले सकते हैं, और जिन्हें संस्कृत लेना है वो संस्कृत ले सकते हैं, या जिन्हें इंग्लिश लेना है वे इंग्लिश ले सकते हैं। इसमें से आप संस्कृत और इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 150 मार्क्स के हो गए। तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे सीडीपी के सिलेबस क्या है, कंप्लीट सीडीपी का सिलेबस बताएंगे। उसके बाद हम सीडीपी का बैच स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम ईवीएस का जब बैच स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके से हम कंप्लीट ईवीएस का सिलेबस बताएंगे आपको। एक एक सब्जेक्ट का हम अलग अलग से सिलेबस लेके चलेंगे, क्योंकि एक साथ में लेके चलने पे वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे जो होंगे, जो नए होंगे, उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप ये देखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट जो होते हैं वो 30-30 नंबर के होते हैं। इंग्लिश और संस्कृत ये ऑप्शनल होता है, इसमें से या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या तो इसमें से आप संस्कृत ले सकते हैं। आपको ये चूज करना पड़ता है, दोनों में से आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए था, यहीं पे हम सेकेंड पेपर देख लेते हैं। तो सारे चीज़ वही रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी। उसके बाद जब आपका 5वां आता है तो उसमें अगर आप साइंस से हैं, अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो यहाँ पर आपको मैथ 60 नंबर की आ जाती है, मैथ और साइंस मिलाकर 60 नंबर की आ जाती है। और अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पर एसएसटी 60 नंबर की आ जाती है, ठीक है। आपके हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश ये सारे एक ही होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट जो हैं वो सेम होते हैं। और इसमें से 60 नंबर के आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज सीडीपी का देख लेते हैं। ये आपका पेपर 1 का है, प्राइमरी का है। तो ये देखते हैं, पहला चैप्टर आपका क्या है। पहला चैप्टर आपका दिया है कि मनोविज्ञान का विकास।
तो मनोविज्ञान के विकास में हमें पढ़ना क्या है, वहाँ पे सिर्फ टाइटल दे दिया जाएगा कि मनोविज्ञान का विकास, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब कौन कौन से हेडिंग पढ़ने हैं। तो हम उस हेडिंग को भी लेके चलेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, आइए चलते हैं, हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास में। पहला हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा गेस्टाल्टवाद, पांचवा मनोविश्लेषणवाद। मतलब ये जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें से ये 5 चीजें हमें पढ़नी है, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद। आइए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है हमें, फटाफट से देख लेते हैं। ये चैप्टर 2 आपका है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं प्रतिपादक। तो इसमें देखिए कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं और इस सिद्धांत के कौन प्रतिपादक है वो पढ़ने आपको। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपको पढ़ना है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ना है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ना है। और कुछ सिद्धांत अलग से हैं जो आपके ऐसे पूछ दिए जाते हैं, उनके सिद्धांत के पूरे डिटेल के बारे में नहीं पढ़ना रहता है, बस वो सिद्धांत और उनके जो प्रतिपादक हैं उनको हम याद कर लेंगे यहाँ अन्य में। आइए तीसरा चैप्टर देखते हैं क्या हमारा। तीसरा चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तीसरे में पढ़ना है कि अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास, ये चैप्टर का नाम है। लेकिन इसमें जो आपके पॉइंट है उस पॉइंट को क्या क्या पढ़ना है, तो बाल विकास, बाल विकास क्या है, बाल विकास में क्या है, अवधारणा, परिभाषा और अवस्थाएं। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा। ये तीसरे चैप्टर में सिर्फ अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ना है और चौथा चैप्टर आपका बाल विकास है। तो बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है और बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी है। आइए अगला देखते हैं। जैसे बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है। चैप्टर 5, चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। चैप्टर 5 का नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से क्या पढ़ने हैं आपको, वंशानुक्रम, वातावरण के बारे में, मतलब वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है बालक के विकास को, वातावरण कैसे प्रभावित करता है, परिवार कैसे प्रभावित करता है, विद्यालय कैसे प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और समाज और संचार कैसे प्रभावित करता है, इनके भी बारे में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अधिगम। अधिगम में आपको क्या पढ़ना है ये देखना है। अधिगम का अर्थ क्या होता है इसे आपको पढ़ना है, इसकी अवधारणा क्या है ये पढ़ना आपको, इसकी विशेषताएं क्या है ये पढ़ना है, प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अधिगम को क्या क्या प्रभावित करता है हमें वो पढ़ना है, अधिगम के नियम पढ़ने हैं हमें और अधिगम का वक्र पढ़ना है और अधिगम का स्थानांतरण भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अधिगम में इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 क्या है, अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत ये अलग चैप्टर में है, तो अधिगम के अलग अलग सिद्धांत भी हमें पढ़ने हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में क्या पढ़ना है कि शास्त्रीय अनुबंधन संबंधवाद का सिद्धांत, मतलब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थार्नडाइक जी ने दिया है। आपको अलग से जब आप यूपी टेट का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि थार्नडाइक के बारे में पढ़ना है, ऐसे करके दिया रहेगा। ये नहीं दिया है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ना है, ये सब नहीं दिया है। मैंने चैप्टर से निकाल के आपको यहाँ पर हमने ऑप्शन में रखा है कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं दूसरा सिद्धांत क्या है हमारा। दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ना है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, पुरस्कार दंड का सिद्धांत, ये किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, इनके बारे में पढ़ना है। और सिद्धांत कौन सा पढ़ना है, सीआर का सिद्धांत पढ़ना है, ये पावलो ने दिया है, इनके बारे में पढ़ना है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया है, उनके बारे में पढ़ना है हमें। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है, इसे हमें पढ़ना है। अगला है कि मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, इसे भी हमें पढ़ना है। तो इतने सारे हमें सिद्धांत पढ़ने हैं, ये आप सभी एक कॉपी पर नोट करिएगा और इन्हें अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका कर रखिएगा ताकि हमें पता रहे कि हमें इस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति में क्या क्या हमें पढ़ना है हम देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति में भी हमें क्या पढ़ना है, अवधारणा, परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत। मतलब मूल प्रवृत्ति जो है आपकी, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं 14 होती हैं, तो वही उसका प्रकार पढ़ना है कि कितने प्रकार की होती हैं, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या है और मूल प्रवृत्ति होती क्या है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। 9वां चैप्टर क्या आपका अभिप्रेरणा है।
यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, अभिप्रेरण हो गया है, यहाँ अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा की अवधारणा क्या है, मतलब अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, ये आपको पढ़ना है। अभिप्रेरणा की परिभाषा आपको पढ़नी है। अभिप्रेरणा के जो तत्व एवं सिद्धांत है उसके भी बारे में आपको पढ़ना है। आइए फटाफट से देख लेते हैं 10वां चैप्टर क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर लाए हैं, क्या क्या पढ़ना है आप कॉपी पेन लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद अब देखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसे लिखिएगा और कॉपी पर लिखिएगा और इन्हें चिपका कर रखिएगा जहाँ पर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 10 क्या है, अवधान एवं अभिरुचि। इसमें क्या पढ़ना है, अवधारणा, परिभाषा, प्रभावित करने वाले बाह्य एवं आंतरिक दशाएं पढ़ना है। अगला देखते हैं 11 है संवेग। चैप्टर 11 क्या है आपका है, संवेग है। संवेग में क्या क्या पढ़ना है आपको, अवधारणा, अर्थ परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार, संवेग, मापक यंत्र। चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ना है ये देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में भी आपको अवधारणा, अर्थ पढ़ना है, परिभाषा इसका पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है और शैक्षिक प्रभाव पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 क्या है आपका, चिंतन एवं तर्क। देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चिंतन एवं तर्क का, इसमें भी आपका अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और प्रकार पढ़ना है। अगला देखते हैं क्या हमारा, इसमें साधन और सोपान भी पढ़ना है। इसके साधन क्या है, इसके सोपान क्या है, देखते हैं। 15 क्या है, चैप्टर नंबर 15 संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण। इसमें भी आपको परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन 1928, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता। तो इसे भी हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 आपका, इसमें भी इसका अर्थ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, तत्व पढ़ना है और इसका सिद्धांत पढ़ना है। आइए अगला देखते हैं क्या है, इसका सोपान भी पढ़ना है हमें, सृजनात्मकता का। और चैप्टर नंबर 17 देख लेते हैं हम क्या है। चैप्टर नंबर 17 है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, आगमन। तो देखिए प्रकार में क्या है, आपको कौन कौन सी विधि पढ़नी है, आगमन विधि पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। आप देखे होंगे चैप्टर में कि आगमन, निगमन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। चैप्टर देखते हैं, मैं बार बार क्वेश्चन बोल दे रही हूँ क्योंकि आदत पड़ गई क्वेश्चन कराने की। तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर 18 क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण के बारे में भी पढ़ना है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की परिभाषा क्या होती है और शिक्षण का सोपान क्या है, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। चैप्टर 19 है बुद्धि। देखिए ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, बुद्धि। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपको। तो बुद्धि में क्या क्या पढ़ना है आपका, बुद्धि का अर्थ क्या होता है ये पढ़ना आपको, परिभाषा बुद्धि की पढ़नी है, बुद्धि के कितने प्रकार है वो पढ़ने हैं, बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। चलिए चैप्टर नंबर 20 क्या है, व्यक्तित्व। देखिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी अवधारणा, अर्थ पढ़ना है, परिभाषा और व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने आपको। और देखिए सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा, ये आपके चैप्टर नंबर 21 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैं चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उस पर आप टिक कर लीजिएगा और इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें भी आपको अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 22 है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत 3 लोग दिए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको पियाजे जी का पढ़ना है, ठीक है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना है। ये इतने सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं अलग से। 25 है कार्ट लेविन या कूर्ट लेविन होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, इनका क्षेत्र का सिद्धांत है उसको पढ़ना है। अधिगम एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे आपको चैप्टर नंबर 26 में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जितने भी सारे चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक वाइज बता रही हूँ, मैं इसी टॉपिक वाइज से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आप इसे चैप्टर वाइज ऐसे ही पढ़िएगा और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा अपना। और 27 में क्या हम पढ़ाएंगे आपको, विविध पढ़ाएंगे। विविध में आपको जो अलग से बचे हुए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। तो ये आपके 27 चैप्टर
हो गए। तो ये 27 चैप्टर सारे हम पढ़ाएंगे आपको और हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी चैनल से जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो कल से हम आपको, कल 4 मार्च है, तो 4 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका CDP का बैच है, CDP का बैच करने के बाद हम EVS का भी बैच स्टार्ट करेंगे, साथ में ही कुछ दिन बाद करेंगे, क्योंकि अभी हम CDP का जो PDF है उसे हम तैयार कर रहे हैं। जितना मैं PDF तैयार करते जा रही हूँ आपको प्रोवाइड करते जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं EVS का स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरीके से जब मैं EVS का स्टार्ट करूँगी तो EVS का भी ऐसे ही एक एक पॉइंट आपको हम सिलेबस बताएंगे। बताने के बाद ही हम आपको EVS स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि जिनको नहीं पता है कि कल से आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं तो उन्हें भी पता चल जाए और वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो इस बार आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 140 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट में 1/4 जुड़ेगा, 1/4 जुड़ेगा। अभी सब बहुत हो रहा है कि सुपर टेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आप निगेटिव थिंकिंग मत रखिए, सुपर टेट जरूर आएगा। तो आप सभी पढ़िए।